हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल कौशिक में आपका स्वागत है। मैंने जैसे कि आपको पिछली वीडियो में 2019 के सारे एग्ज़ाम पेपर जो फर्स्ट ईयर में आते हैं वो उपलब्ध कराए थे, तो आपने देखा होगा। और जिसने भी नहीं देखा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उससे देख सकते हो कि जो हमारे एग्ज़ाम पेपर किस प्रकार से आते हैं फर्स्ट ईयर के। तो अब मैं किसी एक पेपर पर डिस्कस करूँगा कि आपको पेपर में लिखना कैसे है, हाउ टू राइट इन एग्ज़ाम, जिसके थ्रू आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो आज मैं अपनी वीडियो में यही बताऊंगा कि आप पेपर में ऐसा लिखो जिससे कि आपके नंबर बहुत अच्छे आए। तो मैंने एक पेपर डिस्कस किया है हिंदी का, ये 2017 में आया था, डीएलएड फर्स्ट ईयर का है 2017 का। क्योंकि आपने देखा होगा, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लेते हो ना, तो वही रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर। तो ये देखो, आप 4 साल पहले का पेपर है, तो इसमें संभावना है कि आपके जो 2021 में अब जून में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आने की बहुत बहुत संभावना है। इसलिए मैं आपको ये पेपर करवा रहा हूँ हिंदी का, और इसके थ्रू आपका कोई सा भी पेपर आए उसमें आप लिखने का तरीका जान सकते हो। जो आपके 10 सब्जेक्ट है, जिसमें जो जो 75 नंबर के आते हैं, 75 के, आप उसमें लिख सकते हो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी वीडियो। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम कम से कम समय में ये पेपर सोल्व कर लेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते इसमें। तो ये हिंदी सेक्शन का पेपर है, इसका समय होता है 3 घंटे का, और इसके जो मार्क्स होते हैं 75 नंबर के मार्क्स होते हैं। तो हमें सबसे पहले इसमें सामान्य निर्देश दिए हैं वो पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि किसी भी पेपर को सॉल्व करने के लिए जो हमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हमें पढ़ना लिए। इसमें लिखा हुआ कि जो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, और इस प्रश्न पत्र में 2 भाग है। भाग 1 में 10-10 अंक के प्रश्न है, भाग दूसरे में 5-5 अंक के। मतलब कि भाग 1 में 10 अंक के प्रश्न है 5, तो मतलब कितने हुए 50 अंक। और दूसरे भाग में 5-5 अंक के 5 है, तो कितने हुए 25। मतलब टोटल 75 नंबर का आपका ये पेपर आया हुआ है। तो आपको ये इंस्ट्रक्शन सबसे पहले पढ़ लेनी चाहिए। और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि हमें जो 10 अंक के हैं उसमें कम से कम 600 शब्दों का उपयोग करना चाहिए, और जो 5 अंक है उसमें 300। मतलब कि आपके में 300 शब्द तो होने ही चाहिए। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है 300, वो आपके में होने जरूर चाहिए। 300 600, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमें यार 300 600 हम गिनने तो बैठेंगे नहीं शब्दों को। तो इसलिए कि आप अंदाजा लगा लो कि हमारे जैसे कि एक लाइन में 10 शब्द आ जाते हैं, तो हमें कम से कम हमारे जो आंसर शीट मिलती है उसमें 24 से 25 लाइन होती है। तो आप कम से कम मिनिमम तो 2.5 से 3 पेज लिखो 10 अंक के में। और जो 5 अंक के आएंगे उसमें कम से कम आप 1.5 2 पेज तो कम से कम लिखो जरूर। और अगर आपका उससे भी ऊपर चले जाता तो कोई बात नहीं, मगर आपको कम से कम 5 नंबर में 2 पेज और 10 नंबर में 3 से 3.5 पेज लिखना जरूरी है, क्योंकि तभी आपके जो 600 शब्द और 300 शब्द कवर हो पाएंगे। तो हम चलो पहले क्वेश्चन पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि व्याकरण शिक्षण क्या है। व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि व्याकरण शिक्षण के लिए मुख्य रूप से किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें देखो, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि 3 3 4, मतलब ये डिवाइडेड है। 10 मार्क्स जो हमें दिए गए हैं इस अंक के, वो 3 भागों में डिवाइडेड है। तो पहले लिखा है व्याकरण शिक्षण क्या है, उसके उद्देश्य पर प्रकाश डालिए कि व्याकरण शिक्षण के मुख्य रूप से किन किन विधियां। मतलब जो व्याकरण शिक्षण है वो 3 नंबर का दिया है, जो उद्देश्य लिखने हैं वो भी 3 नंबर के हैं, और जो लास्ट में विद्या दिया है वो 4 नंबर का दिया है। ये टोटल आपके 10 में है। तो आपको सबसे पहले व्याकरण शिक्षण बताना है कि हम जो व्याकरण के अंदर बहुत सी चीजें पढ़ते हैं, लिंग, वचन, कारक, वारक, ये सब हमारा व्याकरण शिक्षण है। मतलब हम व्याकरण की चीजों को उसमें सीख रहे हैं। और व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, क्या इसके उद्देश्य वही आएंगे कि बच्चों को लिंग सिखाना, वचन सिखाना, कारक सिखाना। जितने भी आपको व्याकरण के अंदर जो चीज आप सीखते हो ना, वो इसके उद्देश्य है। मतलब हमें बच्चों को, छात्रों को, बालकों को हमें उनके बारे में यही सिखाना पड़ता है। फिर लिखा है कि व्याकरण शिक्षण के लिए मुख्य रूप से किन किन विधियों का। आपने देखा होगा 3 या 4 विधियों का प्रयोग होता है। आगमन विधि, जिसमें पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर नियम पे आते हैं। निगमन विधि, जिसमें पहले नियम दिया जाता है फिर उदाहरण पे आते हैं। फिर एक आगमन निगमन दोनों मिक्स होती है।
और एक प्रयोगी विधि होती है। आपको 4 विधि लिखनी है तो आपके 4 नंबर पूरे, मतलब 10 नंबर आपके इसमें आसानी से मिल सकते हैं अगर आप अच्छा लिखोगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि 3 से 3.5 पेज लिखने हैं आपको, तो व्याकरण शिक्षण का आप आधे पेज में लिख सकते हो, जैसे कुल थोड़ा गैपिंग बना के कि आपके जो लिखे हुए शब्द भी ना दिखने चाहिए। इसलिए फिर उसके उद्देश्य लिख सकते हो आप 1 पेज में, 1.5 पेज में। फिर उसकी विद्या लिख सकते हो 1 से 1.5 पेज। तो आपके 3-3.5 पेज आराम से कवर हो जाएंगे और आपके जो 10 नंबर मार्क्स है आराम से पक्के हो जाएंगे। चलो दूसरे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे लिखा है श्रवण कौशल से क्या तात्पर्य है, श्रवण कौशल का महत्व बताइए, श्रवण योग्यता के विकास के लिए प्रमुख विधियों की साधारण चर्चा कीजिए। मतलब इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि श्रवण कौशल क्या तात्पर्य। इसमें पहले देखो कि डिवाइड कैसे दिया है क्वेश्चन। ये है 3 + 7 नंबर का। मतलब जो इसने श्रवण कौशल पूछा है वो 1 नंबर का, और महत्व इसके 2 नंबर के, श्रवण योग्यता के विकास से प्रमुख विधियां। जो विद्या और श्रवण कौशल के महत्व है वो 3 और 4 नंबर के हैं, 7 नंबर के ये दिए हैं। और कौशल जो तात्पर्य है वो 3 नंबर का दिया है। इसमें जो डिवाइड किया है ना वो ठीक प्रकार से नहीं किया है, इसके कारण मुश्किल होता है। तो इसलिए हमें इसमें सबसे पहले श्रवण कौशल बताना है कि श्रवण कौशल होता क्या है। श्रवण से आप समझते हो कि सुनने की प्रक्रिया। हमारा कौशल क्या है, हम किसी भी चीज़ों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उसका अनुरूप करते हैं या उसके बारे में बताते हैं कि जो हमने सुना, तो वो श्रवण कौशल होता है। श्रवण कौशल का महत्व क्या है कि हम किसी भी चीज़ों को ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। और इसकी योग्यता के विकास के लिए प्रमुख विद्या का वर्णन किया है कि बहुत सी विद्या कि पढ़ाने का तरीका अच्छा होना चाहिए, और कई सी विधियां है जो हम प्रमुख विधियां इसमें उपयोग कर सकते हैं श्रवण योग्यता को बढ़ाने के लिए। जैसे कहानी सुना सकते हैं जिससे बच्चों में प्रश्न उत्तर पूछ सकते हैं, और गद्य शिक्षण, भाषण, ये सारे हमारी विधियां है जिसके हम थ्रू अपने श्रवण कौशल को विकसित कर सकते हैं। तो देखो इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ये है जो इसमें संप्रेषण कौशल किसे कहा जाता है, संप्रेषण कौशल के मुख्य उद्देश्य क्या है, संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। जैसे कि इसमें भी देखो आप उसी प्रकार दिया है 3 + 3 + 4 का, मतलब टोटल 10 नंबर के हैं। तो ये जो संप्रेषण कौशल किसे कहा जाता है वो 3 नंबर का दिया है। संप्रेषण कौशल के मुख्य उद्देश्य वो 3 नंबर का है, और जो फिर प्रभावित करने वाले कारक लिखे हैं वो 4 नंबर का दिया है। तो इसमें संप्रेषण कौशल की जैसे कि संप्रेषण कम्युनिकेशन, अपने विचारों को आदान प्रदान, एक दूसरे से आदान प्रदान करना, दूसरों तक पहुंचाना, उसे संप्रेषण कौशल कहते हैं। ये कौशल माने कि हमें वो जी अच्छी तरह आज जा चुकी है कि हम अपने विचारों को आदान प्रदान दूसरे तक आसानी से कर सकते हैं अच्छी तरीके से, जिससे कि दूसरा व्यक्ति भी उसे समझ सके। संप्रेषण कौशल के मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, लोगों तक अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, लोगों से हम मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं। और फिर इसमें लिखा है संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक। जैसे कि आप कम्युनिकेशन कर रहे हो संप्रेषण, तो उसको प्रभावित करने वाले कारक कैसे हो सकते हैं। जैसे कि शोर, जैसे कि आपके सामने बहुत शोर आ रहा है और कि आप दूसरे से बात कर रहे हो तो उसको वो सुनाई नहीं देगा, है ना। ये साधारण सी बात है। आसपास का वातावरण, जैसे आसपास का वातावरण ही खराब है तो कहाँ से आप प्रभावित तो होगा ही वो। इसलिए से कारक लिख सकते हो जो आपको बोलने में कठिनाई देते हैं। आपके शारीरिक कारक हो सकते हैं जिससे आप ठीक प्रकार से बोल भी नहीं पाते, संप्रेषण दूसरों तक अपनी बातों को पहुंचा नहीं सकते। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आप। इसमें लिखा है गद्य शिक्षण की प्रमुख विधियाएं कौन सी है और प्राथमिक कक्षाओं में कौन सी विधि अधिक उपयुक्त समझते हैं। तो ये क्वेश्चन अब बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 2017 में भी आया, आपके 2019 के पेपर में भी आया गद्य शिक्षण वाला। ये आप यूनिट बहुत अच्छे से देख लेना क्योंकि ये हमेशा आता है क्वेश्चन गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण का 100%। ये क्या किसी में अंतर पूछ लेगा, इसकी विधाएं पूछ लेगा, इसमें क्या इसके महत्व पूछ लेगा, इससे आवश्यकता पूछ सकता है, कुछ भी। ये आप हमेशा नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है तीसरे क्वेश्चन में गद्य शिक्षण की प्रमुख विधियाएं कौन सी है,
प्राथमिक कक्षाओं में कौन सी विधाएं अधिक उपयुक्त समझते हैं? तो ये 4+ है। पहले इसकी जो विधियां है हमें 4 नंबर की लिखनी है, मतलब कम से कम 4 विधि या 5 विधि तो हमें लिखनी है कि जो विधियों का गद्य में क्या आता है। पहले आप समझो गद्य का मतलब क्या होता है, कहानी। तो कहानी शिक्षण की जो बहुत सी विधियां है कि आप उपयोग कर सकते हो, उसके बारे में इसमें लिखना है आपको। प्राथमिक कक्षा में कौन सी विधि उपयुक्त है, अब इस विधि में आपको जो विधि अधिक उपयुक्त समझते हैं ना, उसके बारे में आपको पूरे उदाहरण के सहित बताना है, जिससे आपको 6 नंबर उसमें मिलेंगे। कम से कम 1 पेज से ऊपर आपको एक विधि के बारे में अच्छे से डेफिनेशन देनी है, तो आपके इसमें नंबर पक्के हो जाएंगे। फिर अथवा में देखो, इसी से रिलेटिव पद्य शिक्षण जो कविता के होते हैं उसमें दे रखा है कि पद्य शिक्षण क्या है, पद्य शिक्षण की आवश्यकता व महत्व बताइए। पद्य शिक्षण की प्रमुख विद्या, जैसे इसमें भी विद्या पूछी है। पहले क्या है पद्य, जिसमें हम कविताओं को पढ़ते हैं, बिल्कुल सुर लय आरोह अवरोह गति में पढ़ते हैं। पद्य शिक्षण की आवश्यकता क्या है, इसमें बच्चे कविता के प्रति रुचि जागृत करते हैं, उन्हें कविता पढ़ना अच्छा लगता है, उसका मन प्रसन्न होता है। जैसे कि हम बहुत सी अगर हमारा मन दुखी भी होता है या कुछ हम परेशानी होते हैं तो हम कविता पढ़ लेते हैं तो मन खुश हो जाता है। तो ऐसे इसका महत्व लिख सकते हैं आप। इसकी प्रमुख विद्या, जो विद्या यूज होती है उनके बारे में लिखना है। और फिर 4th क्वेश्चन देखते हैं हम कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की क्या संकल्पना है। सतत और व्यापक मूल्यांकन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मूल्यांकन करने की प्रमुख विधियां बताइए। देखो, सतत और व्यापक मूल्यांकन मतलब जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है कि हमें कि बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन कर लेना चाहिए, जिससे कि पता चले कि बच्चे की जो प्रोग्रेस है, रेट बढ़ रहा है या घट रहा है, और हमें बच्चों को उस अनुसार से हम पढ़ा सकते हैं। क्योंकि बच्चों का पढ़ रहा है, वो प्रोग्रेस रेट बढ़ रहा है तो मतलब कि हाँ बच्चे सही कर रहे हैं, हमें उसे ठीक से पढ़ाना चाहिए। और बच्चे उन चीज़ों को समझ ही नहीं रहे हैं तो हमें उनका मूल्यांकन बार बार करना चाहिए, उनका टेस्ट लेना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग जो चीज़ आवश्यकता पड़ सकती है हम उनके थ्रू वैसा ही पढ़ाना चाहिए हमें। सतत और व्यापक मूल्यांकन के महत्व पर, क्योंकि इसका क्या महत्व है कि हम बच्चों के बारे में जान सकते हैं कि बच्चा कैसा है, उसका प्रोग्रेस रेट कैसा है, उसका रिपोर्ट कार्ड अच्छी तरह से आ नहीं रहा है, उसकी पढ़ाई में क्या कठिनाइयाँ हो रही है। मतलब इनके बारे में जान के हम उसके मूल्यांकन के थ्रू हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, या उसको जो कठिनाई आ रही है उस कठिनाई को दूर करके हम उसके प्रोग्रेस को बढ़ा सकते हैं। मूल्यांकन करने की प्रमुख विधियां, ऐसे बहुत सी विधियां है जिससे हम मूल्यांकन कर सकते हैं। निर्देशन, टेस्ट लेके, जो FS1 होता है ये, और अनेक विधियां जो हम कक्षा में टेस्ट लेके प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसी के अथवा में देखो क्वेश्चन आया है कि प्राथमिक कक्षा हेतु प्रश्न पत्र निर्माण करने में अध्यापक को किन किन बातों में ध्यान देना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे, क्योंकि अगर आप कोई भी प्रश्न पत्र बनाते हो और वो भी प्राथमिक कक्षा के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें कैसे उस प्रश्न पत्र को बनाना है। कि ऐसे नहीं कि आप सीधा उठा के 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर वाले क्वेश्चन दे दिए, बल्कि उसमें देखना पड़ता है कि बच्चे, पहले तो हमें देखना है कि कौन से एज के बच्चे हैं, एज कितनी है उनकी। फिर हमें देखना है कि बच्चे का स्तर कैसा है, स्तर। और फिर देखना है कि बच्चे किसके अकॉर्डिंग उनकी माइंड में कितनी वो है, और सबके अनुसार हमें क्वेश्चन पेपर निर्माण करना चाहिए। और उसमें हर प्रकार के क्वेश्चन, जैसे नॉलेज के क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन से बोल दिया, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल बेस, जो बहुत से क्वेश्चन आते हैं उनको हमें इन्हीं के प्रकार से डिवाइड करना चाहिए। किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि वही एज बताया मैंने, बच्चों का स्तर, उनका बौद्धिक स्तर कैसा है, और हमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों को ध्यान देने से नॉलेज बेज, अंडरस्टैंडिंग बेज, स्किल बेज, इन सभी को ध्यान रखे हमें क्वेश्चन पेपर का निर्माण करना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 5वां क्वेश्चन आया है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाठ्यसेगामी क्रियाओं से क्या आशय है, पाठ्यसेगामी क्रियाओं की आवश्यकता क्यों होती है, विभिन्न पाठ्यसेगामी
क्रियाओं का भाषा पर किस प्रकार करेंगे, भाषा का विकास किस प्रकार करेंगे, साधारण उत्तर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें 3 3 प्लस 4 नंबर के डिवाइड हुए हैं। पहले हमें उसके आशय बताना है, फिर ये आवश्यकता क्यों होती है, फिर भाषा का विकास किस प्रकार करेंगे, वो 4 नंबर का है। तो आप पहले इसमें बताओ कि पाठ्य से आगामी क्रियाएं क्या है। जो ऐसी क्रिया है जो हमें बच्चों को पढ़ाई से, शिक्षा से दूर हटकर कोई क्रियाएं करानी चाहिए, जैसे कि कविता वाचन, कहानी वाचन, वाद विवाद, जो बहुत से जो प्रोग्राम होते रहते हैं ना स्कूल में, वो चीजें होती है पाठ्य से आगामी क्रियाएं। तो पाठ्य से आगामी क्रियाओं की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि बच्चे केवल शिक्षा में ही मन नहीं लगाते, उनको शिक्षा से अलग हटके भी बहुत से कार्यक्रम करवाने चाहिए, जिससे कि बच्चों का मन लगा रहता है। और बच्चों को केवल आप शिक्षा ही दोगे तो बच्चों का मन कैसे लगेगा? उन्हें और कुछ भी तो देना चाहिए, जैसे कि आप वही कहानी पढ़ा, कहानी कंपटीशन करवा दिया, आपने वाद विवाद करवा दिया, और आपने भाषा शिक्षण करवा दिया, भाषण दे दिया, कहानी करवा दी। ऐसे बहुत से हैं जिसके थ्रू आप इनकी आवश्यकता पड़ती है। विभिन्न पाठ्य से आगामी क्रियाओं द्वारा भाषा का विकास किस प्रकार करेंगे? तो देख लो आप, विभिन्न पाठ्य से आगामी क्रियाएं हम बच्चों को करवा रहे हैं, जैसे कहानी पढ़वा रहे हैं, तो उसमें भाषा का विकास होगा ही जरूर, क्योंकि बच्चे कहानी को पढ़ने के लिए पहले तो भाषा सीखेंगे, हिंदी पढ़ना सीखेंगे, तभी तो भाषा का विकास होगा। इसलिए ये पाठ्य से आगामी जो क्रियाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती है भाषा के विकास में। हम जैसे कहानी भाषण दे रहे हैं बच्चों को, तो भाषण में भी तो भाषा का विकास हो रहा है, बच्चे सुन रहे हैं, हम खुद भाषण दे रहे हैं तो हमारे में खुद भाषा का विकास हो रहा है, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास हो रहा है। इसलिए ये पाठ्य से आगामी क्रिया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें भी आप 10 नंबर पा सकते हो, 10 से 9, जैसा कि जिस प्रकार से आप लिखोगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये यूनिट 1 से हमेशा याद रखना कि एक नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं हमेशा। ये जो हमेशा 6 क्वेश्चन में आपको मिलेगा ये, इसलिए। तो इसमें सबसे पहले लिखे बोलियां व मानक भाषा में कोई अंतर बोलिए। बोलियां क्या होती है? जैसे हम विभिन्न प्रकार के जो राज्यों में अपने बोलते हैं, अलग अलग बोलियां बोलते हैं। और मानक भाषा ऐसी होती है जो हम शुरुआत से ही बोले जाते हैं, जो फिक्स होती है। घर में हमारी मानक भाषा एक फिक्स होती है, जैसे कि मदर टंग होती है ना, उसे भी बोल सकते हैं मानक भाषा, जो हम हमेशा उपयोग करते रहते हैं घरों में। और अदर कामों में तो हमें हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा उपयोग करते हैं। ये आप लिखोगे इसमें। निम्नलिखित शब्दों को संधि विच्छेद कैसे, निर्यात, निर प्लस आयात, इसमें आप लिख सकते हो। संधि विच्छेद करना तो आपने पहले सीखा होगा, आप 7वीं 8वीं कक्षा में बहुत से आते थे संधि विच्छेद। तो आप इसमें लिख सकते हो निर प्लस यात। ऐसे लिख सकते हो आप। फिर दूसरा आया कि मनोयोग, मन प्लस अयोग, ऐसे लिख सकते हो, मन प्लस अयोग। फिर उसके बाद पूछा अनुस्वर और अनुनासिक में क्या अंतर है। देखो, अनुस्वर जिसमें जो वायु है नाक से निकलती है, और अनुनासिक में वायु नाक और मुंह दोनों से निकलती है। मतलब कि आप कोई भी वर्णों का या शब्दों का या वाक्यों का उच्चारण करते हो ना, तो उसमें में अनुस्वर में नाक से निकलती है वायु, और अनुनासिक में नाक और मुंह से, दोनों, नाक और मुख से। ये है। तो इसमें यही एक एक उदाहरण देकर अंतर बता सकते हो। जैसे कि हमने अनुस्वर, कंठ, 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 जैसे हम कंठ बोलते हैं ना, तो हमारे जो वायु नाक से निकलती है, जैसे चंद। फिर जो अनुस्वर है इसमें नाक से निकलती है, और जो अनुनासिक में नाक मुंह से, जैसे चांद, मन, इसमें हम दोनों से निकालते हैं। एक एक उदाहरण आप दे सकते हो। ब्रह्मवीर समाज को सुधारण
इसमें आप जो बहुब्रीहि समास है उसके बारे में लिख सकते हैं उदाहरण देके। और फिर ढा में पूछा गया निम्नलिखित शब्दों के दो दो परिवाची शब्द लिखो। जैसे कृपा, हम दूसरे कृपा, आधार, उपकार, हाथी, हाथी का जैसे लिखते हैं हस्त, अश्व। ये आप लिख सकते हो। भाषा शिक्षण के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से है? विचारात्मक उद्देश्यों की विस्तार पर चर्चा कीजिए। ये भी आप याद रखना, जो भाषा शिक्षण है उसके हमेशा उद्देश्य पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना चाहिए। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके 2021 के एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो इसलिए आप ये नोट कर लेना। भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं, ये हमेशा पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा में बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके आंसर आप खुद लिख सकते हो अपनी समझ के। से लिखा कि कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की पहचान किस प्रकार से की जा सकती है, उनकी प्रगति के उपाय आप कैसे करेंगे। जैसे कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की पहचान, पहले आप इसमें लिखोगे कि धीमी गति से बच्चे कौन से बच्चे सीखते हैं। जो सामान्य से कमजोर बच्चे होते हैं, जैसे कि हम सामान्य बच्चे, हमसे भी कुछ बच्चे होते हैं जो उस चीजों को सीख नहीं पाते, उन्हें धीमी गति से सीखने वाले बच्चे कहते हैं। तो इसकी हम पहचान कैसे करेंगे, उनका टेस्ट लेके करेंगे, उन्हें विभिन्न प्रश्न पूछ के करेंगे, और कोई गतिविधियां करवाएंगे तो उनसे पूछेंगे। हमने कुछ पढ़ाया तो उस पढ़ाने के बाद हम बच्चों से प्रश्न करेंगे तो पूछेंगे कि बच्चा उसका आंसर दे पा रहा है नहीं पा रहा। तो इस थ्रू हम उसकी पहचान कर सकते हैं। और उनकी प्रगति के उपाय हमें लिखना है, तो क्या करेंगे। एक तो उनसे टेस्ट लेंगे, मतलब उनका मूल्यांकन करेंगे सही प्रकार से। और जैसे कि आपको बताया कि उनकी प्रगति और किस प्रकार से हो सकती है, मतलब उनका शारीरिक जांच करवा के और किसी जो प्रतिभावान व्यक्ति है, कौशल पूर्ण व्यक्ति है, उसके पास उसे बैठा के, परिवार की सहायता से अतिरिक्त कक्षा का आयोजन करके, उसके लिए जो एक्स्ट्रा क्लासेस बोलते हैं ना, अतिरिक्त कक्षा का आयोजन करके हम धीमी गति वाले बच्चों की पहचान करके उनकी प्रगति का उपाय कर सकते हैं। मतलब उनकी प्रगति किस प्रकार होगी, अच्छे बच्चे के साथ बैठा सकते हैं उसे, अतिरिक्त कक्षा उसके लिए आयोजन कर सकते हैं जिसमें बच्चा सीख सके। उसकी जो कठिनाई आ रही है उसके लिए शारीरिक जांच करवा सकते हैं, मूल्यांकन करवा सकते हैं, परिवार का सहारा ले सकते हैं, आसपास का पीयर ग्रुप का जो अच्छे उसके दोस्त हैं उसे कर सकते हैं। तो हम चलो 8वें क्वेश्चन पे देखते हैं, उसे समय हमारे पास बहुत कम है इसलिए। जैसे कविता किसे कहते हैं, इसके कोई दो मुख्य लक्षण बताइए। प्राथमिक स्तर पर कविता में रुचि बढ़ाने के लिए किस प्रकार के साधनों का उपयोग करेंगे। कविता किसे कहते हैं, जिसको हम किसी हाव भाव, कविता हम अपने आप भी बना सकते हैं कि अपने आप बनी हुई प्रकट हुई कोई चीज है जिसमें सुर लय आरोह अवरोह का प्रयोग होता है। क्योंकि कविता में ऐसे कि सिंपल आपने कहानी बजाई, किसे कहते हैं, ये करता है वो करता है, ऐसा नहीं, ये सुर एक लय में होता है कि कानन कंडन कौशल, इस तरह के इसके दो लक्षण बताए कि इसमें सुर लय होते हैं। तो इसके तरह आप लिख सकते हो। प्राथमिक स्तर पर कविता में रुचि बढ़ाने के लिए किस प्रकार के साधनों का प्रयोग करें, आप बताओगे कि कविता के बारे में, इसे किस प्रकार से पढ़ते हैं, विभिन्न आप उपकरणों का उपयोग करोगे जिससे कि आप कविता में रुचि बढ़ा सकते हैं बच्चों में। क्योंकि कविता आप अच्छे से खुद पढ़ाओगे तो बच्चों में भी इंटरेस्ट आएगा कविता पढ़ने का, इसलिए। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपके इसमें 5 से 5 आ सकते हैं। मतलब आप भाग 2 में 5-5 नंबर के क्वेश्चन है, तो आज उसके हिसाब से ही आपको लिखना है। जो मैंने बताया 2 पेज कम से कम तो होने चाहिए। चलो 9वें क्वेश्चन पे हम देखते हैं। शैक्षिक निदान एवं सुधार से क्या तात्पर्य है। प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक निदान एवं सुधार क्यों महत्वपूर्ण है। देखो, शैक्षिक निदान एवं सुधार, क्योंकि शैक्षिक में केवल हमें पढ़ाना नहीं है, उसमें निदान एवं सुधार करने की जरूरत पड़ती है। बच्चों को उनके अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाता है।
इसमें ये इस चीज़ों को लिख रहे हैं। प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक सुधार क्यों होता है कि आप बच्चों को बस सिंपल पढ़ाए जा रहे हो, उसमें कुछ सुधार ही नहीं कर रहे तो बच्चा क्या सीखेगा। हमें केवल पाठ्यक्रम के अनुसार नहीं पढ़ाया जाता, हमें बच्चों में कई परिवर्तन करने पड़ते हैं पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए। परिवर्तन के बिना हम पढ़ा ही नहीं सकते, इसलिए उसमें शैक्षिक निदान मतलब हमारा योगदान होना चाहिए। एवं सुधार क्यों महत्वपूर्ण है, सुधार तो बहुत महत्वपूर्ण है ना, बिना सुधार के आप बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकते। इसलिए इसका उदाहरण देकर आप समझा सकते हैं। ऐसी आपके बुक में ये लिखा हुआ है, लास्ट के कुछ चैप्टरों में, यूनिट 4 में शायद दे रखा है, आप उसके थ्रू देख के आप बुक में इसका आंसर कर सकते हो। तो लास्ट 10वें क्वेश्चन पे हम आते हैं कि जनसंचार माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण में इनकी क्या भूमिका। जैसे जनसंचार माध्यम आपने देखा है कि रेडियो, टीवी, टेलीविजन, जिसके थ्रू हम बच्चों को अच्छी तरीके से शिक्षा दे सकते हैं, हिंदी शिक्षण। तो प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण में इनकी क्या महत्व है। भाषा शिक्षण आप रेडियो, टीवी, टेलीविजन में इनकी चीज़ दिखा रहे हो तो बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। टीचर के पढ़ाने से भी ज़्यादा हमें जो हम साधन उपयोग करते हैं ना, उसमें बच्चों की रुचि बहुत जागृत होती है। इसलिए ये भाषा शिक्षण में बहुत महत्व प्रदान करते हैं। ये 2 से 3 नंबर प्लस 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। फिर लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसी के अथवा में दिया हुआ है, दृश्य श्रव्य साधनों से क्या तात्पर्य है। दृश्य श्रव्य साधनों के माध्यम से भाषा किस प्रकार किया जा सकता है। जैसे दृश्य श्रव्य मतलब बोलने और देखने वाले, जैसे टेलीविजन, और जो बिल्कुल श्रव्य बस बोलता है, रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, जिसमें हम केवल इसके थ्रू आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। टीवी दिखा सकते हो, रेडियो दिखा सकते हो, लैपटॉप कंप्यूटर में कोई वीडियो तो हिंदी शिक्षण के संबंधित दिखा सकते हो। तो इस प्रकार आप भाषा का विकास तो आसानी से कर ही सकते हो, क्योंकि बच्चे देखेंगे, वो उसमें सुनेंगे तो भाषा का विकास होगा। खुद अपने आप से फिर लिखेंगे देख के, तो इसमें तो होना ही है भाषा का विकास। तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं दृश्य श्रव्य साधन, कि देख कर सुन कर बच्चा बहुत अच्छे से उसे देख सकते हैं। जैसे टेलीविजन दृश्य श्रव्य साधन है, उसमें हम देखते भी हैं और हमें आवाज भी आती है, दोनों। इसलिए हम इनका उपयोग शिक्षण या भाषा के विकास में कर सकते हैं बच्चों के। ये माध्यम हमारे लिए बहुत लाभकारी है। तो मैंने देखा कि आपके जो 10 क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिए। इसी प्रकार से आपको लिखना है कि जो 10 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे पहले आपको देख लेना चाहिए कि वो किस किस में डिवाइड है। जैसे कि आपको यही पहला क्वेश्चन बताया 3 + 3 + 4 में डिवाइड है, तो हमें उनके अनुसार लिखना है। और जो 5 नंबर के क्वेश्चन दे रखे हैं जो किसी डिवाइड है 2 + 3 में, कोई 1 × 5 जिसमें पांचों का ही पूछा हुआ है, कोई 3 + 2 में है, कोई 1 + 4 में भी होता है जिसमें बस एक परिभाषा पूछी और 4 विद्या पूछ ली किसी चीज की। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। मैंने बताया कि 5 नंबर में कम से कम 2 से 2.5 पेज तो जरूर लिखिए, और 10 नंबर में मिनिमम आपको 3 पेज तो लिखना ही है। 3 से फिर ऊपर आप 4 पेज लिख सकते हैं। 75 नंबर का आपका ये हिंदी शिक्षण का पेपर था, 2017 में आता है, और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। आपके 2021 में आने की बहुत संभावना है। तो ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, कोई नहीं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। और मैं जो मेरी पिछली वीडियो थी उसका मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और आपको किसी भी संबंधित कोई भी सब्जेक्ट के, जो डीएलएड में 10 सब्जेक्ट है, उसके नोट्स चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा। मैं डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दे दूंगा। जो पिछली वीडियो थी 10 क्वेश्चन पेपर मैंने आपको उपलब्ध कराए थे, उसका भी वीडियो आप जाके देखिए और उन पेपरों को सोल्व करिए, क्योंकि वही रिपीटेड क्वेश्चन अगले ईयर में आते हैं। बस ये ध्यान रखना कि इनके इंस्ट्रक्शंस जो हमें सामान्य निर्देश दिए होते हैं शुरुआत में पढ़ लेना चाहिए। जो लिखा है 10 नंबर के हमें 600 शब्द लिखे हैं और 5 में 300 शब्द। ये नहीं कि आपने बस आधा पेज 1 पेज लिख के 5 पॉइंट लिख के छोड़ दिया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, उसको थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा।